हेलो दोस्तों, अब तक की राइट टू रिजेक्ट वीडियो सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आज के वीडियो में मैं बताने जाने वाला हूं, और वो है कि ईमानदार प्रत्याशी कैसे जीत पाए। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग करप्ट और क्रिमिनल्स को निकालें, उसके साथ साथ वो उतना ही ज़रूरी होता है कि हम ईमानदार और काबिल लोगों को हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जगह दें, क्योंकि उनके बिना सही काम कभी भी सही तरीके से नहीं होने वाले। तो आगे देखते हैं। देखिए, ईमानदार लोग क्यों हमारी करंट पॉलिटिकल सिस्टम और इकोसिस्टम से निकल चुके हैं, उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के बिना आज की तारीख में इलेक्शंस नहीं जीत पाते कैंडिडेट्स। जो पुराने खिलाड़ी है, जैसे मोदी साहब हो गए, या तो फिर आप जिनको भी ईमानदार मानते हो, मनमोहन सिंह साहब मानते हो, वो एक जमाने के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, अपना एक वजूद, अपना लेवल बना लिया। उसके बाद आज की तारीख में कोई यंग नौजवान, मान लो कि 25-30 साल की उम्र का एक यंग नौजवान चाहता है कि पॉलिटिक्स में आके अपनी जगह बनाए, तो इसके बिना उसका रास्ता नहीं है। और जब ये करना पड़ता है तब समझ लो कि वो ईमानदार, या तो मैं ये कहूँगा कि न्यायप्रिय नहीं हो सकता। जब आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स करना पड़ता है तब आपको किसी दूसरी बाकी की आबादी की कॉस्ट पे, कीमत पे आपको अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट और तुष्टीकरण करते रहना पड़ता है। और जब वोट बैंक से काम नहीं बनता, इलेक्शन जीतने में वोट बैंक से काम नहीं बनता, तब आपको वोट कटर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। वोट कटर्स के क्या होते हैं उनके बारे में मेरा एक नीचे वीडियो लिंक होता है कि वोट कटर्स आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी लागत है। ये दोनों का इम्पैक्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड वोट कटर्स का जो इम्पैक्ट आता है, उसका मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि उसकी वजह से हमें दूसरे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। एनीवेज, जब आपको वोट कटर की भी हेल्प लेनी पड़ती है तब वो फ्री में काम नहीं करते, उनकी भी एक लागत होती है, और वो अगेन लागत देने वाला इंसान कभी भी कोई ईमानदार नहीं हो सकता। तो जब ईमानदारी से इलेक्शन जीत नहीं पाते, ईमानदार लोग इलेक्शन जीत नहीं पाते, तो नेचुरली आज के तारीख में हमारे हिंदुस्तान के जो हालात है वो कॉमन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ये कर रही है, या कांग्रेस ये कर रही है, आम आदमी पार्टी या दूसरी कोई भी पार्टी ये काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, ईमानदार नए खिलाड़ी जो कि यंग है, नौजवान है, उनको इलेक्शन जिताना बहुत मुश्किल है। थोड़ा मैं आगे दिखाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोग फिर भी कोशिश नहीं कर रहे। यस, वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जहाँ पर ईमानदार लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्यों नहीं जीत पाए, और कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आम आदमी पार्टी, मैं जब बात करता हूँ लोगों से ऐसे ही इनफॉर्मली, पर्सनली, 1 to 1, तब लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी था जिसने नई पार्टी होने के बावजूद भी अपना एक वजूद बनाया। देखिए, 2013 के आसपास जब वो दिल्ली के पहले चुनाव लड़े थे, तब उनको एक मोरल सपोर्ट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन टीम का पार्ट होने का, और वहीं से उनको एक थोड़ा बहुत वोट शेयर मिला था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सरकार बनाई। देखिए, यहाँ पे भी यही है कि आप सीधे सरकार में नहीं आ सकते, आप कुछ एक कैंडिडेट्स जीत पाते हो। जैसे कि अभी पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनको भी 1000 रुपीज़ पर मंथ महिलाओं को वादा किया था चुनाव जीतने के लिए। और अगेन मैं बताता हूँ, महिलाएं भी एक प्रकार की वोट बैंक ही है। वो तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी या तो इक्वल वोट बैंक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन वोटर्स में ऑलमोस्ट 50% होती है। कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल से, विजय शंकर पांडे जी ने एक पार्टी बनाई थी, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को साथ में लेके, जो कि ईमानदार थे, एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार थे, और उनके पास हालांकि संसाधन कम थे, लेकिन उन्होंने भी ट्राई की, वो भी नहीं जीत पाए। यूपी के अंदर 1-2 बार इलेक्शन लड़े। फिर अरुण भाटिया जैसे व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंटली 3 बार लोकसभा इलेक्शन लड़े, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बीजेपी ने केरला के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए इन्होंने इस सीजन को खड़ा किया था, अभी 2021 के रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन केरला के जो हुए उसके अंदर। लेकिन इनमें से कोई जीत नहीं पाया आज तक। और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल, ये 3 नाम लिए, लेकिन ऐसे कम से कम 200-300 एग्जाम्पल होंगे जब हम ढूंढने बैठेंगे तो, कि भाई ये व्यक्ति सही में ऑनेस्ट था, काबिल भी था, लेकिन 2%, 3%, 5%, 10% वोट शेयर से आगे नहीं गया पाया। देखिए, जब ईमानदार नहीं जीत पाते तो क्या क्या वजह होती है। मोस्टली जो भी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके पास एक बड़ी टीम होती है, वो हर कोई सही गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं।
प्लस उनका एक परसेप्शन बन जाता है, जिसको मैं यहाँ पे आइडेंटिटी के रूप में लिखा हूँ। लेकिन एक परसेप्शन होता है कि ये लोग काम करने वाले हैं, ये लोग काफ़ी समय से पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं, काफ़ी समय से बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं। हालांकि करते हैं काम, नहीं करते दूसरी बात है, लेकिन आवाज़ उठाते हैं तो एक परसेप्शन बन जाता है। वो परसेप्शन का फ़ायदा मिलता है। फिर क्योंकि काफ़ी समय से है तो हर एक एरिया के अंदर, छोटे छोटे लेवल एरिया के अंदर उनके लिए काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। जहाँ जहाँ जरूर पड़े, मान लो कि किसी वोट कटर को खड़ा करना है तो उनको मालूम होता है कि मेरे प्रतिद्वंदी के वोट काटने वाला कौन सा सबसे लायक वोट कटर है, उसको खड़ा करते हैं, उसको पैसा देते हैं और जीतते हैं। और अगेन पैसा कहाँ से आता है? या तो पैसा खुद एक रिसोर्स है, लेकिन पैसा प्रोवाइड करने वाले भी रिसोर्सेस बहुत सारे होते हैं एस्टेब्लिश पार्टीज के। जबकि जो नए कैंडिडेट होते हैं उनके पास ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं होता। और ईमानदार लोग होते हैं, यदि काफ़ी समय से पॉलिटिक्स के अंदर है, ईमानदार भी है, तो इस प्रकार के रिसोर्सेज का गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाते, क्योंकि वो लोग तो उनकी सोच में वो नहीं होता, उनकी थॉट प्रोसेस में वो नहीं होता कि हम लोग गलत काम करके इलेक्शन जीते। मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ये IAS ऑफिसर थे, पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। तो उनके जब IAS कार्यकाल के अंदर कुछ उनका 31 साल का कार्यकाल था, उसके अंदर उनकी 25 बार ट्रांसफ़र हुई थी। और यही वजह थी, जहाँ पे भी गए वहाँ पे करप्शंस को, क्राइम को, मोस्टली करप्शंस को, क्योंकि वो IAS थे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ उनको करप्शन लगा उसके ऊपर उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, उजागर किया करप्शंस। बहुत सारे केसेस में काम भी आगे बढ़ा, लेकिन काम अंजाम तक पहुँचे उससे पहले उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। इन्होंने कुछ तो 2002 के आसपास रिज़ाइन किया पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर के 2000 या 2002 के आसपास, और 2004 के इलेक्शन लड़े, बाद में 2009 के इलेक्शन लड़े, बाद में 2014 के इलेक्शन लड़े, और तीनों की तीनों बार हारे। थोड़े उनके रिजल्ट्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ आज। ये 2004 का नंबर टेबल है, ये जो है यहाँ से ऊपर का पार्ट है वो 2004 के लोकसभा इलेक्शन में पुणे सीट के ऊपर वो लड़े थे एज एन इंडिपेंडेंट। उनको 60,000 वोट मिले थे। पहली बार इलेक्शन लड़े। पूना के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा साल काम नहीं किया था। पूना के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर इतनी तगड़ी थी कि उनकी छवि के नाम पे बहुत सारे लोगों ने, साफ सुथरे छवि के नाम पे और ईमानदार लोगों के नाम पे जो वोट डालने वाले लोग थे, ऐसे लोगों ने वोट दिया इनको। फिर भी ये काफ़ी नहीं था इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि दूसरे बाकी का जो वर्ग होता है वो पहले से इंक्लाइंड होता है ये दो एस्टेब्लिश पार्टी के पीछे, और उनके कैंडिडेट्स को आप वोट शेयर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितना भी ईमानदार खिलाड़ी खड़ा करो, 7-8% से काम नहीं बनता। उल्टा 7-8% मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी बार वोट कटर साबित होता है। मैं आने वाले इसी वीडियो के आने वाले पार्ट में बताऊंगा मैं। ठीक है, 2004 में उनका कुछ ज़्यादा काम नहीं बना। उनको ऐसा लगा कि 2009 के अंदर कुछ मैं मेरा बेहतर प्रदर्शन करूंगा। 2009 के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस, अपनी टीम बढ़ाई, एक पार्टी एस्टेब्लिश की। इंडिपेंडेंट होने के बजाय उन्होंने पीपल्स गार्डियन नाम की एक पार्टी खड़ी की आइडेंटिटी बनाने के लिए, ताकि थोड़ा एक जो चुनावी सिंबल होता है ना, वो इंडिपेंडेंट्स को करीबन इलेक्शन के 1 महीने पहले मिलता है। लेकिन जो एस्टेब्लिश पार्टी होते हैं उनके चुनावी सिंबल पहले से तैयार होते हैं, पहले से अलॉटेड होते हैं, और वो चुनावी सिंबल भी काफ़ी हद तक जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें वहाँ पे काम आता है। तो इंडिपेंडेंस को एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि भाई उनको उनका चुनावी सिंबल है वो इलेक्शन के 1 महीने पहले ही मिलता है। और यही वजह थी कि इन्होंने पार्टी बनाई 2009 के इलेक्शन लड़े। 2009 के इलेक्शंस में इनके वोट जितने 2004 में मिले थे उससे आधे हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। जो भी सोच समझ के डालने वाले लोग थे, 60,000 के आसपास थे, जो इनके काम से, इनके तरीके से इम्प्रेस थे, उनको 2004 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ऐसा लगा कि भाई हमने जिसको वोट दिया था वो जीत भी नहीं पाया, और जीतने की बात तो दूर रही, इनकी डिपॉजिट भी जब्त हो गई। क्योंकि डिपॉजिट बचाने के लिए कुछ 16% वोट्स मिलने चाहिए आपको, वो नहीं मिले तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और यही वजह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ईमानदार व्यक्ति को शुरुआत में। वो एक पॉइंट होता है कि जिसको क्रॉस करना होता है, लोगों के भरोसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भरोसा जीतना होता है। लेकिन उसके अंदर कोई गलती हो गई या उसके अंदर कोई सपोर्ट कम मिला तो मुझे नहीं लगता बाकी के दूसरे 2, 3, 4, 5 इलेक्शन लड़ने के बाद भी वो जीत पाते हैं। या तो यदि कोई जीत भी पाता है तो मैं कहता हूँ कि 1000 में से एक होता है। हमारा इरादा है कि 1000 कैंडिडेट जो ऐसे है, जो ऑनेस्ट है, काबिल है, वो खड़े होते हैं तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जीतने चाहिए, 700 जीतने चाहिए, 800 जीतने चाहिए। लेकिन यहाँ पे वोट उल्टा उनका कम हो गया।
उन्होंने 2014 में भी फिर से इलेक्शन लड़ा था, हालांकि इनका नाम कभी पहले 4-5 में उसके बाद आया ही नहीं। 2014 में उनको कुछ तो 7,800 वोट मिले थे, जो कि उस वक्त कुछ 7-8% से भी बहुत, मतलब 4% के आसपास था। तो 7,800 वोट मतलब इससे भी कम हो गए ये तो। फिर इन्होंने तय किया कि भाई अभी मोदी साहब का वेव चल रहा है, अभी इसमें अपनी दाल नहीं गलेगी। मोदी साहब की एक एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी है, जिसके बारे में भी मैंने पहले बताया था। वहाँ पे ऐसे लोग की दाल नहीं गलती, क्योंकि मोदी साहब की आइडेंटिटी के नाम पे इनकी दाल गल गई। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी करंट वोटिंग सिस्टम का, कि जब किसी भी वोटर को आप एक ही कैंडिडेट के सामने वोट देने का ऑप्शन देते हो, तब मोदी साहब के नाम पे बहुत सारे लोगों की नैया पार हो गई। इसमें से एक थे। एनीवेज, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आज लेना चाहूँगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं ये मिस्टर ई श्रीधरन। 40 साल तक पब्लिक लाइफ में काम किया, क्लास 1 ऑफिसर से भी ऑलमोस्ट ऊपर के सेक्रेटरी के रैंक के काम किया। और जहाँ जहाँ एक पीरियड था कि दिल्ली मेट्रो को एक शेप देने वाले इंसान ये थे। और 40 साल का पब्लिक लाइफ में काम करने का तजुर्बा होने के बावजूद भी ये इलेक्शन एक ही बार लड़े और बाद में बोल दिया कि भाई मैं अभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आई एम क्विटिंग द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्यों? यहाँ पे वजह है उसकी। पलक्कड़ नाम की एक स्टेट असेंबली की सीट है केरला के अंदर, जहाँ पे बीजेपी ने इनको फील्ड किया था 2021 के इलेक्शन के अंदर। और इनका वोट शेयर था 35%। बीजेपी का सपोर्ट था, उनकी खुद की छवि थी। बीजेपी को उससे पहले सिर्फ कुछ तो 28%, 29% वोट मिले थे, लेकिन ये वोट शेयर बढ़ा सिर्फ इनकी वजह से। कुछ ज़्यादा बेनिफिट इनको मिला नहीं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, रिजल्ट में आपको थोड़ा अभी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इसी इलेक्शन को मैंने थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया कि भाई क्यों ये हारे। देखिए, इनके सामने 2 कैंडिडेट, श्रीधरन के सामने 2 कैंडिडेट थे। एक थे कांग्रेस के शफी परमबिल और दूसरे थे CPIM के CP प्रमोद। यदि शफी परमबिल की जो इंफॉर्मेशन, जो myNeta.info नाम की वेबसाइट है जिसको ADR मैनेज करता है, वहाँ पे देखो तो शफी परमबिल विनर थे। इनको कुछ तो 38% वोट मिले थे। इनके सामने 25 पेंडिंग केसेस है। इसको मैं थोड़ा कैमरे में अंदर जूम करके बताएंगे वीडियो के अंदर, ताकि आपको मालूम पड़े कि 25 क्लियरली दिखे। उसके सामने ये दोनों खिलाड़ी थे, जो कि इनके सामने भी कोई 0 केसेस है। और इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा मैं देखा, बैकग्राउंड थोड़ा मैंने सर्च करने की कोशिश की। वो कभी इतने कोई बड़े आपत्तिजनक इश्यूज में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट थे, CP प्रमोद, और ये भी ई श्रीधरन भी साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट थे। अभी बात यह है कि जो साफ सुथरी छवि के नाम पे डालने वाले वोट थे, वो ये दोनों के बीच में बट गए। और ये दोनों का टोटल होता है करीबन 60%। और शफी परमबिल को मिले हैं लेस देन 40%। यदि ये दोनों एक हो जाते, जो कि नॉर्मली अलायंस पॉलिटिक्स में यही होता है, यदि ये दोनों एक हो जाते तो शायद ये दोनों में से कोई एक ही जीतता था। लेकिन ये भी गलत है कि अलायंस हो, अलायंस पॉलिटिक्स हो। टेक्निकली आप देखो तो ये हार थी हमारी वोटिंग प्रोसेस की, क्योंकि वोटर को किसी एक कैंडिडेट के सामने ही वोट देने का ऑप्शन है। और तब वोटर्स ये दोनों के बीच में बट जाते हैं और ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनके सामने 25 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है। मैं नहीं कहता हूं कि 25 के 25 सही है, लेकिन जब 25 केसेस होते हैं तब 2-3 तो सही होते हैं। कोई इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़ता कि 25 केस ठोक देता है और उसमें कोई वैल्यू ना हो, कोई वजूद ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई प्राइमा फेसी ना हो। 1-2 तो सही हो सकते हैं जो केस हो, और 1-2 केस सही है तो फिर ये क्यों जीत पाए, ये दोनों में से कोई एक क्यों नहीं जीत पाया, तो ये दोनों में से कोई एक क्यों हारा, ये दोनों में से कोई एक क्यों हारा? क्योंकि वजह ये थी कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस, अगेन तो मैं यहाँ पे एक नई प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर वोटर को हर, जैसे कि एक कैंडिडेट का एक सेक्शन हो गया, एक कैंडिडेट का सेक्शन हो गया, ये हर एक कैंडिडेट के सामने या तो हाँ बोलना है या तो ना बोलना है। जब आपको हाँ बोलना है तो आपको ग्रीन बटन दबाना है, आप ना बोलते हो तो रेड बटन दबाना है। और यही एक्सरसाइज आपको हर एक कैंडिडेट के सामने
करनी है, और आखिरी में जब आप फाइनल होते कि हाँ भाई मैंने सबके सामने जो मुझे हाँ या ना कहना था वो मैं कर दिया, आप चाहो तो किसी के भी सामने कोई भी बटन नहीं दबाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप उसके बारे में समझने, आपको नंबर 4 के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो कि भाई मैं इसके सामने कोई बटन नहीं दबाऊंगा, बाकी सामने हाँ या ना करेंगे और आखिरी में ब्लू बटन दबा के आएंगे, तब आपका वोट सेव होगा। और इसी तरीके से यदि इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट कुछ मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि पहले कैंडिडेट को 25% लोगों ने हाँ कहा था और करीबन ऑलमोस्ट 69% लोगों ने ना कहा था, तो उनका नेट वोट होना चाहिए हाँ माइनस ना। इस केस में नेट वोट हो रहा है -43% और 43.8%। वैसे ही दूसरे कैंडिडेट का आप देखते हो कि भाई 100% में से 72.6% लोगों ने कहा था हाँ और करीबन 22.3% लोगों ने कहा था ना, तो उसका नेट वोट बनता है +53%। ये बड़ा डिफरेंस है, ये समझने वाली बात है। जब आप वोटर को बोलते हो कि आपको हर एक कैंडिडेट के सामने हाँ या ना बोलना है, तब ये जो वोटों का जो बंटवारा हुआ ई श्रीधरन और सीपी प्रमोद के बीच में, वो नहीं होता। और जब वो नहीं होता है तो सफी परमबीर जैसे लोगों को हराना भी आसान है और ई श्रीधरन या तो फिर सीपी प्रमोद जैसे लोगों में से किसी एक को जिताना भी आसान है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। इसमें मान लो कि 6-7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और इस तरीके से कुछ नतीजे आते हैं, तो इसके लिए जीतना आसान है। ये मान लो कोई नया खिलाड़ी है तो इसके लिए भी कुछ 41.9% आते हैं। और ये मान लो कि किसी का वोट कटर था, नॉर्मली कन्वेंशनल जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से होता, तो ये वोट कटर होता था, तो इसको -63% वोट मिलेगा। अगले बार कभी अपनी इज्जत गंवाने के लिए, अपने आप को बेइज्जत करने के लिए कभी इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं। और कुछ वोट कटर्स तो ऐसे होते हैं कि हर एक इलेक्शन लड़ते 2%, 3%, 4% वोट पाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। वो इंसेंटिव्स होते हैं नॉर्मली बहुत सारे केसेस में मॉनेटरी होते हैं या तो कुछ दूसरे फायदे होते हैं। फिर से कंपेयर करता हूं जो हमारी आज की प्रोसेस है उसको। मैक्सिमम वोट्स जो क्लीन छवि के नाम पे डालने वाले थे वो ये दोनों के बीच में बट गए और ये भाई साहब जीत गए। यदि मैं ये बोलता हूं कि यदि हाँ या ना वाली सिस्टम होती तो शायद ये होता कि 38% लोगों ने जिन्होंने इनको वोट दिया था उसमें से कुछ एक लोग बढ़ जाते और 100 में से 50% लोग मान लो कि सफी परमबीर को हाँ बोलते और बाकी के लोगों में से 48% ऐसे थे कि जो ना बोलते, तो इनके नेट वोट शायद 2% होते। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप हाँ या ना का ऑप्शन प्रोवाइड करते हो तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है बाय अप टू 90%, 95%। जो भी लोगों को इश्यूज है, कंप्लेंट्स है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, वो सब लोग आएंगे वोट करने के लिए। या यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 50% हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है सफी परमबीर को बाद में 50% भी हाँ बोलने वाले लोग मिले। लेकिन असली मजा आपको यहाँ पे आएगा ये दोनों के बीच में। आप ये दोनों के बीच में आप देखोगे तो जो लोग साफ सुथरी छवि वाले नाम पे वोट डालने वाले थे, जो पहले 60% थे, वो इनके सामने भी हाँ बोलेंगे और इनके सामने भी हाँ बोलेंगे। और बाकी बच्चे लोगों में से ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के लोग ना बोलेंगे। मान लो कि दोनों के सामने ना बोलते हैं, फिर भी ये दोनों कैंडिडेट्स के वोट, नेट वोट सफी परमबीर से काफी ऊपर होते हैं। मान लो कि ये ई श्रीधरन बीजेपी के हैं, उनके वोट हो गए, नेट वोट हो गए 35%, तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों के लिए इलेक्शन जीतना आसान हो, कोई दूसरे गलत काम करने की जरूरत ना पड़े इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूं यहाँ पे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अरुण भाटिया का एग्जांपल दिया था, जबकि वो 2004 के इलेक्शन भी लड़े, 2009 के इलेक्शन भी लड़े और 2014 के इलेक्शन भी लड़े। देखिए 2004 के अंदर अरुण भाटिया जी का वोट शेयर था कुछ तो 7.83% और कांग्रेस के सुरेश कलमाड़ी थे, उनको वोट शेयर था 48.6% और प्रदीप रावत जो बीजेपी के थे उनका वोट शेयर था 40% और 41%। यदि इस प्रोसेस से इलेक्शन होते, हाँ या ना वाली प्रोसेस से, तो कांग्रेस को जो 48% लोगों ने वोट दिया, वो शायद उसमें से बाकी के लोगों में से भी कुछ लोग इनको यस बोलते थे, जो कि 54% या 55% या 60%। आपके लिए थोड़ा सा अच्छा आपको समझ में ऐसा फिगर बना रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कैसे नेट कैलकुलेशन होगी और कैसे विनर बनेंगे। और उनको ना बोलने वाले लोग फिर भी होंगे काफी हद तक ज्यादा मात्रा में, तो इनका नेट वोट हो जाएगा 10%।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बीजेपी को वोट शेयर पहले से ही वीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो नई सिस्टम है उसमें उनका वोट शेयर कम ले रहा हूँ। उनको हाँ बोलने वाले लोगों की वोट की जो काउंट है उसको मैं कम ले रहा हूँ। मान लो कि इनको यस बोलने वाले लोग सिर्फ 48% थे और नो बोलने वाले लोग 50% थे, तो उनका नेट वोट होता है -2%। लेकिन एक नया खिलाड़ी जो कि इलेक्शन पहली बार लड़ रहा है और एक जबरदस्त इमेज के साथ लड़ रहा है, क्योंकि इसका ट्रांसफर पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर से कहीं और किया गया था, तब पुणे के अंदर ऑलमोस्ट काफी हद तक बवाल हो गया था कि इनको मत हटाओ, इतना लोगों का उनको सपोर्ट था। ये ऐसे खिलाड़ी जब इस प्रोसेस में होते हैं तब जल्दी उनको वोट नहीं मिलते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि यार इनके जीतने के चांसेस कम है, मैं मेरा वोट वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। तो ज्यादातर लोग इन दोनों में से किसी एक को वोट करते हैं जो जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे हर एक के सामने यस और नो दबाने का ऑप्शन देते हो, तो जो वोटर इनको यस कह रहा है वो इनको भी यस कहेगा, या तो इनको यस कह रहा है वो इनको भी यस कहेगा। और वैसे केस में इनके नेट वोट काफी हद तक बढ़ सकते हैं और 7% जो कि इस केस में वो नंबर 2 हो जाते हैं। यदि मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस तरीके की छवि मैं 2002 के अंदर पुणे में ही था, 2004 में भी पुणे में था, मैंने खुद ने देखा कि इनकी इमेज क्या थी, इनको लोग मानते थे। हाँ, हालांकि बहुत सारे लो इनकम एरिया में इनका कुछ उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे भी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी के ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसे रिसोर्सेज होते की बात मत पूछिए। फिर भी इनके जीतने के चांसेस ये नई प्रोसेस के अंदर मेरा ऐसा मानना था काफ़ी ज़्यादा थे, शायद जीत भी सकते थे। चलो यहाँ पे नहीं जीतते सब मानते हैं, लेकिन 7% नेट वोट पाना, 53% यस वोट पाना और 46% नो वोट पाना एक बहुत बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है ऐसे इंडिपेंडेंस के लिए। और वो यदि 2009 के अंदर फिर से इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये 2004 का टेबल है पूरा इस तरफ का, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ऐसा ही था। 2009 के अंदर बीजेपी का वोट शेयर तो कम हुआ ही हुआ, कांग्रेस का भी वोट शेयर कम हुआ था, क्योंकि ये दोनों वोट कटर आ गए थे पिक्चर में 2009 के अंदर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि शिवसेना से अलग हुई थी, और शिवसेना आप जानते बीजेपी का अलायंस पार्टनर था उस वक्त, तो ये बीजेपी का वोट कटर साबित हुआ काफी हद तक। ये बीएसपी ने डीएस कुलकर्णी नामक एक मेरे ख्याल से डीएस कुलकर्णी बहुत बड़े बिल्डर है वहां पे, उनको खड़ा किया। और आप भी जानते हैं जो बीएसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो कॉमन है कांग्रेस के साथ, तो इन्होंने कांग्रेस के भी वोट काटे और वोट काटा, सबका वोट काटा। लेकिन इनके वोट कटने का भी इनफ नहीं था मिस्टर अरुण भाटिया के लिए। इनके वोट और कट गए, क्योंकि जो जिन्होंने पिछली बार इनको वोट दिया था वो इस बार सोचे थे कि भाई पिछली बार जिसको मैंने वोट दिया वो जीत नहीं पाया, तो इस बार इनके वोट कम हो गए। लेकिन इस प्रकार से चुनाव मान लो कि 2004 में हुए थे और इस प्रकार के चुनाव मान लो कि 2009 में फिर से हो रहे हैं, तो यहां पे उनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस मिला था। बाकी के 5 साल भले ही जीतते नहीं थे, लेकिन बाकी के 5 साल अच्छे से मेहनत करते थे, अपनी छवि को और बढ़ाते थे, अपने आइडेंटिटी, अपने काम करने के तरीके को, अपने जो इश्यूज रेज करने की कैपेबिलिटी है, अपने कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क होता है वो दूर दराज के लो इनकम ग्रुप में एरिया के अंदर, या थोड़ा सा रूरल पार्ट भी है पुणे लोकसभा सीट के अंदर, वहाँ पे भी फैलाते। और 2009 के अंदर इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। सिर्फ इनका वोट देखिए, 53% अभी भी रखा है मैंने यहाँ पर, वैसा का वैसा ही मैंने रखा है यहाँ पर। 7% उसको भी वैसा का वैसा रखा है, लेकिन जो भी चेंज आया है वो सिर्फ इनके वोट्स में आया है। जो पहले ये था थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, 2009 में ये मान के चलते हैं, तो इनके लिए जीतना आसान बन जाता है। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो जीत पाए। देखिए, ये जो प्रपोजल है इलेक्शन प्रोसेस का, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, मैं इसको डिटेल्ड में समझाया हूं एक उपमा स्टोरी के रूप में। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन पार्ट को एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहला लिंक वो मिलेगा। वोट कटर्स हमें क्या परेशान करते हैं, क्या नहीं परेशान करते, या तो वोट बैंक पॉलिटिक्स हमें कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी मैंने वहाँ पे रखा है। ये जो प्रपोजल है वो लीगली पॉसिबल है, इसको इम्प्लीमेंट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस हमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और इसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि वोट कटर्स को हराना आसान होता है, करप्ट्स और क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से निकालना आसान बन जाता है। नए खिलाड़ी जो कि ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले और
कैपेबिलिटी वाले होते, एबल होते, इनको मालूम होता है क्या काम कैसे करना है। अरुण भटिया ऐसा व्यक्ति जो IAS था, जिन्होंने 30-31 साल तक पब्लिक लाइफ में किस तरीके से काम होते हैं, क्या क्या कानून होते हैं, क्या कायदे होते हैं, वो जानकार थे। ऐसे व्यक्ति जीत के आते हैं तो हमारे ही फायदे में है। एनीवेज, लेकिन मेरी आपसे एक दो रिक्वेस्ट है। मैं ये प्रपोजल को लीगली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए खुद मुहिम शुरुआत की है मैंने। मैं खुद आने वाले समय में काफ़ी बड़े लोगों से मिलूंगा, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा, उसके साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि ऐसा कुछ चल रहा है, और जब ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट करें। फिलहाल आप सिर्फ मेरे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करके, इस प्रकार की कोई मेहनत चल रही है जो कि हर एक हिंदुस्तानी के फ़ायदे में है। मैं तो ये कहूँगा 5-6% लोग ये हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो गलत काम करे, बाकी के सारे डिजर्व करते हैं कि वो एक अच्छी ट्रीटमेंट मिले उनको, चाहे एजुकेशन हो, चाहे करप्शन न हो, चाहे अच्छी हेल्थ केयर सुविधा हो, सब मिले। तो अपने लिए, आपके फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि मेरा मोरल बूस्ट होता रहे। और हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ बात करके कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क नहीं करेगा, कौन सी सिचुएशन में काम करेगा, ये प्रपोजल कैसे बिहेव करेगा। और लगे तो, आपको लगता है कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल पूछिए। मैं अगले आने वाले वीडियो उस सवाल के आंसर के रूप में बनाऊंगा। मैं तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।